गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम कर रहे थे भाई एक पेपर DSSS पीजीटी का। उसके जो है हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे रीजनिंग के। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसे हम आज के क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। तो चलिए आज की क्लास को अपनी करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है भाई, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये आपको एक सीरीज दे रखी है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो आपको जो है सीरीज को समझना पड़ेगा कि क्या पैटर्न फॉलो कर रही है आपकी ये सीरीज। तो यहाँ पर देखिए 65, उसके बाद 67, फिर 62, फिर 73। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ बढ़ा, उसके बाद घटा, फिर बढ़ा, तो अब की बार घटेगा, मतलब 73 से कम ही नंबर आएगा और सारे ऑप्शन जो हैं 73 से कम ही हैं। तो आपको इस सीरीज को समझना ही पड़ेगा, ऐसे आप जो है ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो 65, और अगर यहाँ पर हम लिख लें, ये है 65, ये है 67, ये है 62 और ये है 73, और हमें बताना है कि आगे क्या आएगा। तो 65 और 67 में कितने का गैप है, आप कहोगे +2। 65 + 2 कितना हो जाएगा, 67। और 67 में माइनस के 5 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 62। और 62 से फिर क्या बना है, 73। तो प्लस के 62, 8 और 3 11, ये हो जाएगा 11। 62 + 11 होते हैं 73। तो आप यहाँ पर देख रहे हो पैटर्न, पहले प्लस हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस हुआ, तो अब क्या आएगा, तो माइनस। लेकिन कितना माइनस होगा, तो यहाँ पर हुआ है +2, ये है 5 और 11। तो अगर आप इन नंबरों को देखें, 2, 5 और 11, ये क्या नंबर है, ये है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी और 11 भी। लेकिन 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है, 3, और 3 के बाद आती है 5। तो 5 है, 2 के बाद है 5, उसके बाद 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है, 7, और 7 के बाद आती है 11। तो कहने का मतलब ये है, इन जो अभाज्य संख्याएं हैं, इनके बीच में एक अभाज्य संख्या छोड़ के दूसरी अभाज्य संख्या को लिया गया है। जैसे 2 के बाद 5, 5 के बाद 11, तो 11 के बाद अभाज्य संख्या कितनी आती है, 13। तो 13 को छोड़ के जो अगली अभाज्य संख्या आएगी, तो 13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 17। तो अब क्या आएगा, 17। तो माइनस के हो जाएंगे 17। तो आपको क्या करना है, 73 में से -17। तो 73 में से आप 17 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 13 में से 7 माइनस करोगे, 7 6, और यहाँ बचा 6, 6 में से 1 माइनस करोगे 5। तो आपकी जो अगली टर्म आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 56, 56। तो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, इन द फॉलोइंग ट्राइड ईच लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द सबसिक्वेंट वन फॉलोइंग अ सर्टेन लॉजिक, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट फॉलो द सेम लॉजिक। तो भाई ये जो ट्राइड है, मतलब 3 का जो ये ग्रुप है, ये सेम लॉजिक फॉलो करता है। आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सेम इनकी तरह ही जो है लॉजिक फॉलो करता है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये है ऑडिट, फिर है DIAUT, फिर है TUADI। तो अगर आप इन तीनों को देखोगे तो तीनों में जो है जितने भी आपके जो लेटर्स दे रखे हैं वो कॉमन है ना। कॉमन कैसे हैं, जैसे AUDIT, तो यहाँ पर भी AUDIT, और यहाँ पर भी है AUDIT। तो जो लेटर है वो कॉमन है, लेकिन बस क्या हुआ है, इनकी पोजीशन चेंज हो गई है, स्थान इनके चेंज हो गए, लेकिन लेटर सेम के सेम है, कॉमन है ना। तो ऐसा ही जो है हमें ढूंढना है इन ऑप्शन में से। जो जैसे यहाँ पर A है, तो इसकी पोजीशन चेंज होकर क्या हो गई, पहले ये पहले स्थान पर था, यहाँ पर हो गया तीसरे स्थान पर, और तीसरे में भी तीसरे स्थान पर बना हुआ है। तो सबसे पहले पहला लेटर पकड़ के चलते हैं अपने ऑप्शन में, देखते हैं कुछ एलिमिनेट होता है या फिर नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ पर बी देखोगे तो यहाँ पर बी है, उसके बाद अगले में कहाँ पर पहुंच गया अभी, तीसरी पोजीशन पर पहुंचा है ना। तो बी यहाँ पर देखिए दूसरी पोजीशन पर पहुंचा है, पहुंचना चाहिए था यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो जाएगा आपका गलत। अब सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, ये है डी। डी कहाँ पर आएगा, तीसरी पोजीशन पर। तो आप यहाँ पर देखिए, ये तो सबसे लास्ट में पहुंच गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं, 2 और बचे हैं। तो अब थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, ये है सी। सी कहाँ पर आएगा, दूसरी पोजीशन पर। तो बिल्कुल सही है, सी दूसरी पोजीशन पर है ना। उसके बाद लास्ट वाले में भी ये दूसरी पोजीशन पर ही बना रहेगा। अब जो है फोर्थ ऑप्शन और चेक करते हैं, ये वाला ऑप्शन आपका हो सकता है, लेकिन अभी एक ऑप्शन और बचा हुआ है, उसे और चेक करके देख लेते हैं, है ना। तो ये है ई। तो ई जो है यहाँ पर आना चाहिए, थर्ड वाले पोजीशन पर आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए, बिल्कुल सही बात है, ये थर्ड वाली पोजीशन पर ही है ना।
उसके बाद ये यही थर्ड वाली पोजीशन पर ही बना रहना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ पर पहुंच गया, लास्ट में। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। तो इससे हमें पता चला कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन है सिर्फ यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो सिर्फ हमारा एक लेटर से ही जो है हमारा आंसर आ गया, हमें जो है पूरे लेटर चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो आपको भी इस एग्जाम में सेम काम करना है। सबसे पहले एक लेटर को चेक करके देखो, क्योंकि अगर एक साथ आप जो है सारे के सारे लेटर चेक करोगे तो आपका काफी जो है समय चला जाएगा उसमें। अगर हमने पहला लेटर चेक किया, कुछ मतलब 4 में से अगर 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए तो सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, फिर उसमें से कर लेंगे। और अगर ऐसा होता है कि भाई कोई सा भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होता, फिर तो आपके पास तरीका है कि सबको देख लो कि सबकी पोजीशन कहाँ पर चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लगा लोगे। लेकिन जहाँ पर जो है आपका समय बच सकता है, आप समय बचा सकते हो, वहां पर आपको समय बचाना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, 13 है। रमन किसी बिंदु से चलना शुरू करता है और 18 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हमें बताना है लास्ट में आरंभिक बिंदु और उस बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है जहां रमन रुका, है ना। तो सबसे पहले तो इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो रमन किसी बिंदु से चलना शुरू करता है और 18 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो मान लो वो यहाँ से स्टार्ट करता है और उत्तर की ओर चलता है कितना, 18 किलोमीटर। उसके बाद और उत्तर की ओर चलता है और फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ा और कितना चला, 7 किलोमीटर। उसके बाद फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर से वह उत्तर की ओर मुड़ा और कितना चला, ये चला 6 किलोमीटर। और फिर 17 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। उसके बाद वो फिर से 17 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और रुक जाता है। यहाँ पर वो है रुक गया, है ना। यहाँ से किया था उसने स्टार्ट और यहाँ पर कर दिया एंड, है ना। हमें क्या बताना है, आरंभिक बिंदु। आरंभिक बिंदु कहाँ था, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट था। और उस बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है जहाँ पर वो रुका। तो इसकी और इसकी जो है हमें न्यूनतम दूरी बतानी है। तो न्यूनतम दूरी बताने के लिए सबसे पहले तो एक सेकंड रुकिए। तो न्यूनतम दूरी बताने के लिए सबसे पहले तो इन दोनों को आप जो है मिला दो, ये वाली हो जाएगी इन दोनों की न्यूनतम दूरी। अब आपको देखना है कि ये डिस्टेंस कितनी है और ये कितनी है, फिर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दूरी है आपकी कितनी, 18, 18 थी ना। और ये जो दूरी है आपकी ये है 6। तो अगर आप यहाँ पर भी मिला दें तो ये भी हो जाएगी 6। तो 18 + 6 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 24। तो ये वाली दूरी आ जाएगी आपकी 24। अगर आप यहाँ पर इसी की कॉपी करके एक डायग्राम और बना लें तो ये कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम दिखाई देगा। तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी 24। उसके बाद ये पूरी दूरी कितनी है, टोटल दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये है 17 किलोमीटर, लेकिन 7 किलोमीटर है ये वाली दूरी। तो बची हुई ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 10 किलोमीटर। तो ये वाली डिस्टेंस है आपकी 10 किलोमीटर। आपको बतानी है ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये आपको बतानी है ये कितनी होगी। तो ये जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 10, 24 और ये हो जाएगी 26, है ना। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 10, 24, 26। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 26 किलोमीटर। अगर आपको ये याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तब भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय होती है 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर ये 26 का स्क्वायर। क्योंकि हमें 26 पता नहीं था, यहाँ 26 का स्क्वायर आएगा, हमें ये वाले डिस्टेंस निकालनी थी। तो आप अगर इसको सोल्व कर लोगे 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तब भी जो है आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये जो आपका पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये है आपके पास आधार, ये है आपके पास लंब और ये है कर्ण, है ना, ये है कर्ण। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय का। इसी से जो है हमने इसकी वैल्यू 26 निकाली। और आपको ये याद है तो अच्छी बात है, 10, 24 और 26 ये ट्रिपलेट होता है। जैसे होता है 5, 12 और 13, ये भी जो है एक ट्रिपलेट होता है। ये भी 10, 24, 26 भी एक ट्रिपलेट होता है। तो ये 26 किलोमीटर आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, एक व्यक्ति ने 6 अलग अलग रंगों अर्थात
सोमवार से शनिवार तक सप्ताह के 6 अलग अलग दिनों में गुलाबी, लाल, काली, नीली, भूरी और पीली रंग की शर्ट पहनी थी। गुलाबी शर्ट गुरुवार के बाद किसी एक दिन और पीली शर्ट पहनने वाले दिन के ठीक पहले वाले दिन पहनी गई थी। तो ये सारी चीजें दे रखी हैं आपको। आपको लास्ट में बताना है कि काली और पीली शर्ट पहनने वाले दिनों में कितने बीच का अंतर था, कितने के दिनों के बीच में कितने दिन का अंतर था, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको जो है इनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सोमवार से शनिवार तक सप्ताह के 6 अलग अलग दिन की बात हो रही है। तो ये है आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। सोमवार से लेकर शनिवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, सोमवार से लेकर शनिवार तक की बात हो रही है सप्ताह के 6 अलग अलग दिनों में। और रंग ये भी दे रखे हैं 6 अलग अलग, जो उसने जो है अलग अलग रंग की शर्ट पहनी 6 व्यक्तियों ने। तो सबसे पहले गुलाबी शर्ट गुरुवार के बाद किसी एक दिन, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है। गुलाबी जो शर्ट है गुरुवार के बाद किसी एक दिन, तो गुरुवार के बाद किसी एक दिन मतलब बृहस्पतिवार के बाद किसी एक दिन, या तो शुक्रवार में या फिर शनिवार में एक दिन, और पीली शर्ट पहनने वाले दिन के ठीक पहले। तो पीली शर्ट हो जाएगी यहाँ पर शनिवार में और गुलाबी शर्ट हो जाएगी आपके शुक्रवार में, है ना। यहाँ तक हो गया। गुलाबी शर्ट गुरुवार के बाद किसी एक दिन, तो गुरुवार के बाद एक दिन हो गया फ्राइडे, और उससे पहले के दिन कहाँ था, यहाँ था। गुरुवार के बाद किसी एक दिन और पीली शर्ट पहनने वाले के दिन के ठीक पहले वाले दिन पहनी गई थी, पीली शर्ट के ठीक पहले वाले दिन। तो गुलाबी शर्ट हो जाएगी फ्राइडे को और पीली शर्ट हो जाएगी सैटरडे को। इतनी बात आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। जिस दिन गुलाबी शर्ट पहनी थी, तो गुलाबी शर्ट तो फ्राइडे को पहनी थी, उससे पहले के दिनों की संख्या जिस दिन नीली शर्ट पहनी थी उस दिन के बाद के दिनों की संख्या के बराबर है। तो गुलाबी शर्ट पहनने से पहले वाले दिन कितने थे, 1 2 3 4, और नीली शर्ट पहनने के बाद वाले दिन भी हो जाएंगे सेम 4। तो 1 2 3 4। तो नीली शर्ट कहाँ पर होगी, मंगलवार को। देखिए ये वाली लाइन देखिए, जिस दिन गुलाबी शर्ट पहनी थी उससे पहले के दिनों की संख्या, तो गुलाबी शर्ट से पहले के दिनों की संख्या 4 है। जिस दिन नीली शर्ट पहनी थी उस दिन के बाद के दिनों की संख्या बराबर है। तो नीली शर्ट यहाँ पर पहनी थी, इसके बाद के दिन है 1 2 3 4, संख्या दोनों की बराबर दे रखी है। अब यहाँ पर आ जाइए, जिन दिनों में काली और गुलाबी शर्ट पहनी थी उनके बीच केवल 3 दिन थे। तो काली और गुलाबी शर्ट के बीच में 3 दिन थे। तो गुलाबी शर्ट तो ये है, 1 2 3 दिन यहाँ पर होंगे, तो काली शर्ट हो जाएगी यहाँ पर 3 दिन, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद लाल शर्ट उस दिन के ठीक बाद पहनी थी जिस दिन भूरी शर्ट पहनी थी, तो भूरी शर्ट हो जाएगी यहाँ पर, और उसके बाद हो जाएगी यहाँ पर लाल शर्ट। तो हमारा जो है पूरा अरेंजमेंट हो गया कंप्लीट। अब आपको क्या बताना है, काली और पीली शर्ट पहनने वाले दिनों के बीच कितने दिन थे। तो काली शर्ट कहाँ पर पहनी है, काली शर्ट पहनी है मंडे को, और जो आपकी पीली शर्ट है वो कब पहनी है, शनिवार को। तो इनके बीच में कितने दिन है, तो 1 2 3 4, इनके बीच में 4 दिन है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है आप इस जो है क्वेश्चन को समझ गए होंगे। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कुछ हल्के भी आते हैं कुछ लंबे भी आते हैं, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये आपको जो है इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करनी है। ये 18.02 मल्टीप्लाई बाई 0.0003, इसकी जो है आपस में गुणा करनी है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, इसकी गुणा बतानी है कि इसकी गुणा क्या होगी। तो भाई अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ो, इकाई के अंक को पकड़ो, तो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3। 2 और 3 की गुणा करेंगे तो सबसे लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 6। अब आप यहाँ पर देखिए, सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई का अंक 0 है, तो ये तो हो जाएगा गलत। लेकिन बाकी के 3 के 3 जो ऑप्शन है उनमें इकाई का अंक 6 है। तो इससे जो है सिर्फ हम एक ही ऑप्शन को अपने एलिमिनेट कर पाए। अब यहाँ पर देखिए भाई, ये है कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, है ना। पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 4, और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2, है ना। तो कहने का मतलब ये है जो हमारा गुणनफल आएगा उसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं आएंगी, 4 + 2, 6 संख्याएं आनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इन तीनों ऑप्शन में पॉइंट के बाद जो है 6 संख्याएं हैं। तो अब आपके पास क्या रास्ता बता,
अब आपको जो है इसकी गुणा करनी ही पड़ेगी। तो ये है आपके पास 18.02। अब जीरो का तो कुछ मतलब कुछ वो है ही नहीं, वैल्यू है ही नहीं। आप सीधे सीधे 3 से गुणा कर दो, उसके बाद जो है छह संख्या पॉइंट के बाद 6 संख्याएं आपको लगा देनी है, या फिर 6 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 18.02 की आप 3 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 0, 3 अट्ठे 24, बचा कितना 2, और 3 के 1 से करोगे 3 और 2 5, ये आ गया 5406। अब कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है हमें, 4 तो ये थी, 2 ये थी, 6 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट लगेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.005406, ये आपका इसका आ जाएगा गुणनफल। अब अपने ऑप्शन देख लेते हैं। 0 सबसे पहले 0.005406, तो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, है ना। समझ गए होंगे। तो सिर्फ आपको इसका गुणनफल निकालना था, बाकी और कुछ था नहीं। पॉइंट था, इसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि पता नहीं गुणा कितनी लंबी होगी, लेकिन 18.02 की हमने सीधे सीधे सिर्फ 3 से गुणा कर ली और जो है हमारी कैलकुलेशन आसान होगी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है और एक उनसे असंगत है। दिए गए विकल्पों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ये हिंदी में है और नीचे जो है इनको ही इंग्लिश में लिखा गया है। आपको बताना है कि 3 तो एक जैसे होंगे, जो एक अलग है वो बताना है कि कौन सा होगा। तो ये है भाई निश्चित अपरिहार्य, सेकंड ऑप्शन है उन्मत्त हताश, थर्ड है शांत चिंतित, और चौथा है बेचैन और शांत। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, निश्चित है एक तो अपरिहार्य या फिर सर्टेन इनएविटेबल। तो ये जो दोनों जो हैं एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, है ना। कैसे, एक काम कोई निश्चित है भाई कि ये काम निश्चित होना ही होना है, और अपरिहार्य या फिर इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, जिसे टाला ना जा सके। तो दोनों सेम बात हो गई, निश्चित है कोई काम और एक काम जो है जिसे टाला ना जा सके, तो उसका भी यही मतलब हो गया ना कि ये भी निश्चित है और ये भी निश्चित है, होना ही होना है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के जो है पर्यायवाची हैं। अब दूसरा देखते हैं उन्मत्त और हताश। तो उन्मत्त क्या होता है, आपने सुना होगा, बड़ा जी जो है उत्पात मचा रखा है, या मतलब उन्मत्त का मतलब होता है, फ्रैंटिक का मतलब होता है उछल कूद मचाना, बहुत जो है शोर शराबा मचाना, इस तरह से। और हताश का मतलब क्या है, बिल्कुल मासूम शांत सा बैठा रहना। तो उन्मत्त और हताश क्या है, आपस में अपोजिट है, एक दूसरे के जो है विलोम है, उल्टे हैं, उन्मत्त और हताश। तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं, जबकि निश्चित और अपरिहार्य एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, है ना। उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं शांत और चिंतित। तो शांत और चिंतित भी एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं। एक तरफ तो कोई शांत है ना, नहीं, शांत और चिंतित, हाँ बिल्कुल सही बात है। एक तरफ तो कोई शांत बैठा है ना, दूसरी तरफ कोई चिंतित है ना। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, बिल्कुल सही बात है। थर्ड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास बेचैन और शांत। तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, एक तो कोई बेचैन है और एक शांत बैठा है ना। तो ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो कहने का मतलब ये है, जो ये 3 ऑप्शन है ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं। तो इसलिए ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन इन तीनों से अलग है, और यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे। बेचैन शांत का अपोजिट है, शांत चिंतित ये दोनों अपोजिट है, और मात और हताश ये एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन निश्चित और अपरिहार्य, अपरिहार्य है जिसे टाला ना जा सके, और जिसे टाला ना जा सके वो भी निश्चित ही होता है ना। तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो 16 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सर्टेन इनएविटेबल। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, श्यामल की पुत्री लिपिका लूसी से कहती है। तो ये जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बना लेते हैं, उससे जो है हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आसान। तो डायग्राम बनाते हैं चलिए। श्यामल की पुत्री लिपिका, तो ये है श्यामल, और इसकी पुत्री कौन है, इसकी पुत्री है लिपिका। श्यामल की पुत्री होगी लिपिका। लूसी से कहती है, ये लिपिका जो है लूसी से कहती है, लूसी होगी कोई, है ना। तुम्हारी माँ नेहा मेरी माँ की बड़ी बहन है। तो जो है श्यामल की जो पत्नी होगी वो लिपिका की माँ होगी। तो इसकी पत्नी ये है पत्नी, है ना। श्यामल की पत्नी किसकी माँ होगी, लिपिका की माँ होगी। ये है पत्नी और ये है पति। तुम्हारी माँ नेहा मेरी माँ की बड़ी बहन है।
तो मेरी माँ, इसकी माँ ये वाली होगी, इसकी माँ की बड़ी बहन, तो बहन हो गई ये, और ये किसकी माँ है, ये है बहन का क्या नाम है भाई, नेहा, बहन का नाम है नेहा। तुम्हारी माँ नेहा, तुम्हारी माँ नेहा, मेरी माँ की बड़ी बहन है ना। तो ये किससे कह रही है, लूसी, तो ये नेहा किसकी माँ होगी, ये माँ होगी लूसी की माँ हो गई। वह राजीव की दूसरी संतान है, तुम्हारी माँ नेहा मेरी माँ की बड़ी बहन है, वह राजीव की दूसरी संतान है, और इसके पिता का क्या नाम है, ये है राजीव। तो राजीव का लूसी से क्या संबंध है, हमें बताना है राजीव का लूसी से क्या संबंध होगा। तो लूसी के माँ के पिता को क्या कहेंगे, नाना कहेंगे, तो ये राजीव जो है लूसी का क्या होगा, नाना होगा। तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आप इसको डायग्राम को समझ गए होंगे, एक बार और समझ लेते हैं दोबारा से। सबसे पहले भाई श्यामल की पुत्री लिपिका, तो श्यामल ये है, इसकी पुत्री है लिपिका। लूसी से कहती है, लूसी है ये, इससे कहती है क्या, तुम्हारी माँ, लूसी की माँ नेहा, तुम्हारी माँ नेहा है ना, तुम्हारी माँ नेहा, तो लूसी की जो माँ है वो नेहा मेरी माँ की बड़ी बहन है। लिपिका की जो माँ है तो वो श्यामल की पत्नी होगी, इसकी माँ की ये क्या है, बहन है नेहा। वह राजीव की दूसरी संतान है, कौन, नेहा, नेहा जो है राजीव की दूसरी संतान है। एक संतान तो हो गई ये जो लिपिका की माँ है, और दूसरी संतान हो गई नेहा, राजीव की दूसरी संतान है। राजीव का लूसी से क्या संबंध है, तो राजीव लूसी से किस प्रकार संबंधित होगा, राजीव लूसी का होगा नाना, क्योंकि माता के पिता को क्या कहते हैं, नाना, तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, 6 छात्र ए बी सी एक्स वाई जेड एक गोल मेज पर केंद्र की ओर जो है अभिमुख होकर बैठे हैं। तो सबसे पहले तो एक गोल मेज बना लेते हैं हम, और कितने लोग बैठे हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, और सभी का मुंह है केंद्र की ओर, है ना। उसके बाद ए और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति यहाँ, अगर इधर को देखोगे तो इधर भी 2 व्यक्ति हैं, इधर को देखोगे इधर भी, तो ए होगा यहाँ पर और डी होगा यहाँ पर। अगर आप इधर को काउंट करोगे तो इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, तो ए और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, और जो ई और बी है इनके बीच में भी 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई डी के ठीक बाएं बैठा है, ई जो है डी के ठीक ठीक बाएं बैठा है, तो डी के ठीक बाएं ई है, और ई और बी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो बी कहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर, बी की पोजीशन यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। उसके बाद एफ ए का पड़ोसी है, और एफ जो है ए का पड़ोसी है, तो एफ आ जाएगा यहाँ पर। बचा हुआ कौन है, बचा हुआ है आपके पास पड़ोसी है ए बी, यहाँ पर आ जाएगा सी। तो भाई ये क्या है, ए बी सी, ये एक्स वाई जेड नहीं है, ये क्या है, डी ई और एफ है ना। इसको आप सही कर लीजिए, ये क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ये है ना। तो बी ए एफ ई डी सी, तो इनकी जो है हमने जो है पोजीशन फिक्स कर ली, हमारा डायग्राम बन के हो चुका है कंप्लीट। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है सी के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो सी यहाँ पर है, इसके ठीक दाएं कौन बैठा है, इसके ठीक दाएं बैठा है बी, तो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, निम्नलिखित कथन और कार्यवाही को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए यह निर्णय लीजिए कि कौन सी कार्यवाही तर्क संगत रूप से उस कथन का अनुसरण करती है। कथन है आपके पास, स्टेटमेंट दे रखा है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खनिज अत्यंत आवश्यक होते हैं। एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में भी खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, मैक्रो खनिज और ट्रेस खनिज। हमें बड़ी मात्रा में मैक्रो खनिज की आवश्यकता होती है। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और सल्फर प्रमुख मैक्रो खनिज हैं। तो ये आपको स्टेटमेंट दे रखा था, कथन दे रखा था। अब जो है 2 कार्यवाही दे रखी हैं। पहली है भाई, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सोडियम और पोटेशियम का सेवन करना चाहिए, और सेकंड कौन सी है, अधिक मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम का सेवन करना चाहिए, क्योंकि एंजाइम और हार्मोन के निर्माण के लिए मैक्रो खनिजों की आवश्यकता होती है। आपको बताना है कि इस कथन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कार्यवाही जो है तर्कसंगत रूप से निकलती हैं। तो आपने कथन तो पढ़ ही लिया, अब पहली कार्यवाही को देखते हैं।
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सोडियम और पोटेशियम का सेवन करना चाहिए। और कथन में क्या बोला गया है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खनिज अत्यंत आवश्यक होते हैं। एंजाइम और हार्मोन निर्माण के लिए भी खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खनिज दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो खनिज और ट्रेस खनिज। हमें बड़ी मात्रा में मैक्रो खनिज की आवश्यकता होती है। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और सल्फर प्रमुख मैक्रो खनिज हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बिल्कुल सही बात है, सोडियम और पोटेशियम का सेवन करना चाहिए। तो देखिए सोडियम और पोटेशियम, तो इनका सेवन करना चाहिए। ये जो है कथन से तर्क संगत रूप से बिल्कुल सही निकलता है। तो पहली कार्यवाही हो जाएगी आपकी सही। अब सेकंड वाली को देखते हैं। अधिक मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम का सेवन करना चाहिए। तो कैल्शियम है आपके पास ये, और मैग्नीशियम है आपके पास ये। तो अधिक मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम का सेवन करना चाहिए, क्योंकि एंजाइम और हार्मोन के निर्माण के लिए मैक्रो खनिजों की आवश्यकता होती है। तो आप अगर आप कथन को पढ़ेंगे, यहाँ पर है एंजाइम और हार्मोन के निर्माण के लिए भी खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो हमारा जो मेन जो आपका खनिज है वो कौन सा है, मैक्रो खनिज है। तो इसलिए जो है सेकंड कार्यवाही भी हो जाएगी आपकी बिल्कुल सही। दोनों जो कार्यवाही हैं कथन से तर्क संगत रूप से निकलती है। जो बात कथन में कही गई है सेम बात जो है कार्यवाही में कही गई है, इसलिए दोनों कार्यवाही हो जाएगी बिल्कुल सही। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्क संगत हैं, तो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, the following two statements, first and second, are the effects of independent causes or a common cause. One of the statements may be the effect of the other statement. Read both the statements and select the option that depicts the relationship between these two. तो स्टेटमेंट है आपके पास, डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर फ्लडेड विद ऑर्गेनिक फूड। डिपार्टमेंटल स्टोर जो है ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों से भरे पड़े हैं। और सेकंड आपका स्टेटमेंट है, पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग टू जिम्स एंड फॉलोइंग स्पेशल डाइट प्रोग्राम्स। लोगों ने जिम जाना और विशेष आहार कार्यक्रमों का पालन करना शुरू कर दिया है। तो आपको बताना है जो आपके दो स्टेटमेंट हैं, क्या जो है किसी एक जो है कारण उसके परिणाम है या अलग अलग कारणों के परिणाम है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, है ना। तो डिपार्टमेंटल स्टोर जो है ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों से भरे पड़े हैं और लोगों ने जिम जाना और विशेष आहार कार्यक्रमों का पालन करना शुरू कर दिया है। तो इसका क्या कारण हो सकता है भाई, हो सकता है कि कहीं से इन्हें मोटिवेशन मिला हो, कहीं से लोगों को मोटिवेशन मिला हो कि भाई जिम ज्वाइन करो, जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो और जो है ऑर्गेनिक जो है खाद्य पदार्थ जो है खाओ। तो उससे जो है डिपार्टमेंटल स्टोरों में जो है ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों की जो है मात्रा बढ़ गई हो और लोगों ने जिम जाना और विशेष आहार कार्यक्रमों का पालन करना शुरू कर दिया हो। या फिर जैसे कोविड-19 आया था, है ना, उसके बाद जब कोविड-19 आया उसके बाद लोगों ने क्या किया, योगा करना स्टार्ट कर दिया, अच्छा खाना स्टार्ट कर दिया, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा, है ना। तो ये जो है दोनों जो है किसी एक कारण के परिणाम है ना, कॉमन कारण के ही परिणाम है दोनों। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर द इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। जो दोनों कथन है वो किसके परिणाम है, किसी कॉमन कारण के परिणाम है ना। कॉमन कारण है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो दोनों जो स्टेटमेंट है उसी के परिणाम है कि तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उन्होंने ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों को रखना स्टार्ट कर दिया है और लोगों ने भी जिम जाना स्टार्ट कर दिया है ना। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को आप। तो ये 20 क्वेश्चन हमने कर लिए DSSS PGT EBGC फीमेल वाले के, जो हुआ था आपका 21 जून 2023 को। इसका जो जनरल सेक्शन का मैथ्स वाला पार्ट था वो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। आज जो है इसका रीजनिंग वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। कल से हम एक नया पेपर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और भाई अगर आपको इसका PDF चाहिए इस क्लास का तो वो कहाँ पर मिलेगा, वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। तो चलिए मिलते हैं कल को एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।